चिट्ठी डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्नो सहुआइन ने दाल की बटली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटोली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वे रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो का एक डग मारती ड्योढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतारकर दरवाजे में झांका तो डाकिये को देखकर धक से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होगी। वे धीरे से फुसफुसाई। पहले तो केवल उनकी कनगुरियां दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐंठ रही थी। नहीं जी, कलकत्ते से किसी राम सुभग साहू ने भेजी है। पता ठिकाना में कोई गलती नहीं। रामसू? अध कही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। केन गुड़िया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपने की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोचकर नन्नो सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ लिया। आंगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुभग आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सत्र की इबादत थी पूरी, पर नन्नों के लिए उसके एक एक अक्षर को उच्चारने में पहाड़ सा समय लग गया जैसे। चबूतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिर जाने थे, जाने कब। इकट्ठे एक में सटे हुए उजले हरे अंकुरे फूट गए थे। नन्नो सहुआइन एकटक उन्हें देखती रही बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुबह को भौजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भौजी जीती है या मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हाल चाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता है किसे? नन्नो सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सनी उंगलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे वह किसी के शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्नो सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठी। जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई बार सोचा इस दुखदायी बात को फिर कभी ना सोचूंगी। जो भाग में ना था उस पर पछतावा क्या, पर वह औरत क्या जो अपनी शादी पर ना सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी का दस्तावेज बनकर आई हो। जिंदगी सिर्फ उसकी गिरी ही नहीं बनी, उसे तो नन्नों के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्नों का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, मौज उत्सव, हंसी रुला, सब कुछ वही। एक बात में ज़रूर अंतर था कि नन्नों की शादी उसके मायके में नहीं ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं हैं जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके को भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते। वे बारात चढ़ाकर नहीं डोला उतारकर शादी करते हैं। इसलिए नन्नों की शादी भी डोला उतारकर ही हुई। तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं हो गई। नन्नों का पति मिस्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्श से कोई बुरा नहीं था। वैसे काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती,
जिसमें खाने पीने के जरूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी, माचिस और ज़रूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती, क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिश्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्नों का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिश्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे, रंग वैसे सांवला था, पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसलिए लड़के वालों ने जब जोर दिया कि हमें बारात चढ़ा के शादी सहती नहीं, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मीन मेघ के बाद नन्नों का बाप भी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उसका भी कम फायदा ना था। खर्चे की काफी बचत थी। डोला आया उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके के पूरी हो गई, और उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्नों की शादी मिश्री लाल से हो गई। बाजों की आवाजें हमेशा जैसी ही खुशी से भरी थी। मंडप की मंडियों और चंदोवे में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्ववत थी। भाटिनों के मंगल गीत में राम और सीता के विवाह की वही पवित्रता गूंज रही थी, पर नन्नो अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने ना देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहां से उसकी सिसकियों की आवाज भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिश्री भैया की। राम सुबह ने दूसरे दिन काने में बैठी बैठी नन्नों से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ है। भौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्नों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुबह बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में ही तो नहीं गिरता। कभी कभी खून की बूंदें भर गिरती हैं, और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही तो है, नन्नों ने कहा, और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिश्री लाल का ममेरा भाई है। अक्सर वह यहीं रहता, एक तो इसलिए कि उसे अपना घर पसंद न था, बाप सख्ती से काम कराता, और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे मिश्री लाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदवाने में आसानी पड़े। राम सुबह के लिए मिश्री लाल का घर अपना जैसा ही था। उसने मिश्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ था कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चहल रहेगी, और मुरब्बत में अक्सर जो उसे चूल्हा फेंकने का काम भी कर देना पड़ता, उससे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्नों को देखकर राम सुबह को लगा कि कुछ ऐसा हो गया है जैसा कभी सोचा न था। नन्नो वह नहीं है जिसे मिश्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन न मालूम हो। वह काफी विश्वास के साथ आया था नन्नो से बात करने, उसे जता देने कि राम सुबह भी कुछ कम नहीं है। मिश्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे। यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है, और भौजी के लिए राम सुभग सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी के पहले तो नन्नों के बाप ने भी उसे ही देखा था, पर जाने क्या है नन्नों की उस झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्नो बैठी थी गुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी बरौनियां बारिश में भीगी तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थी, और वह एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुकाटी फेंक दी है।
राम सुबह बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वह कभी आंगन में देखता था, कभी मुंडेर पर। वह चाहता था कि इस चुप्पी को नन्नो ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने में शायद बात कुछ ठीक बने ना बने, पर नन्नो तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन के रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पूज आई थी और सबसे मिश्री लाल की मृत माँ की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और मोहने स्वरों में अब भी राम और सीता की जोड़ी की असीसें गा रही थी। कुछ बचे कुछे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे, पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुबह इस मौन को और न झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। क्या बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मनचली भाटिन ने मोटी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, बहुत। राम सुबह इस प्रश्न की चुभन को भांप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर न उठ सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिश्री लाल के पास चारपाही पर बैठ गया। उस समय मिश्री लाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफी फव रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर न था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जंग लगी पिच की डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह झूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुबह को मिश्री लाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है, यह राम सुबह ने पहली बार देखा। सुबह मिश्री लाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा। क्यों रे भौजी, कैसी लगी? सच कहना, अपनों से क्या दुराब? गया था ना, कुछ कह रही थी। नहीं तो, राम सुबह ने कहा। काफी हंसमुख है। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ी उदास रहती हैं। मिश्री लाल अजीब तरीके से हंसे। अरे वाह रे सब्बू, तू तो भई दुल्हने पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगती है भला? किसी परिवार वाले घर में जाती, सास जेठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता। दिन रात काँव काँव, यहाँ तो बस दो प्राणी हैं, राज करना है कि नहीं? हूँ। राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी बात सुनी ही ना हो। मिश्री साहा, दरवाजे से कमारी ने पुकारा। बाबा जी बुला रहे हैं। चौके पर कंगन छूटने की साइद बीत रही है। मिश्री लाल धीरे से उठे और फुदकते हुए चौके पर जा बैठे। लाल चुनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्नों को कमारी ले आई और उसने मिश्री लाल के बगल में बिठा दिया। मिश्री लाल की शादी हुए एक सतवारा बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुबह नन्नों के पास बैठा। नन्नों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वह गलती में आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्नों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होगी। कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खिंचा चला आता है। वे आंखें उसे कभी नहीं देखती, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वह बार बार सोचता कि शायद नन्नों के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर न खड़ा होता तो नन्नों आज यहाँ ना होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की पैदा की हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुबह इसलिए नन्नों के पास जाने को विकल हो उठता है, पर पास पहुंचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू को मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपये न्योता के साथ भेजे थे,
पर नन्नों को देखकर उसकी हिम्मत ना होती कि वे रुपये माँ की ओर से उसे दे दे। वह बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया, रुपये उसी में बांध लिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा। वह उसे नन्नों को दे न सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्नों ने। यहाँ मन नहीं लगता, भाई भौजाइयों की याद आती होगी। नहीं तो उदास कहाँ हूँ, तुम जो हो, राम सुभग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं? हाँ, मैं तो हूँ ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूँ। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूँ? उदासी में पली, उदासी में बड़ी, जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप का बोझ बनी। मैं भला दूसरे की उदासी क्या दूर कर सकूंगी? देखो भौजी, राम सुभग ने पूरी साझेदारी से कहा, जो होना था वह हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फायदा? कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्नो मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूंगी, हंसूंगी, पर बुरा ना मानना, बेबान के काम में थोड़ी देर लगती ही है। उस दिन राम सुभग बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकत्ते हुए कांटे को खींचकर निकाल दिया। नन्नों का मुस्कुराना भी गजब है। वह सोच रहा था, उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी, हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सुभग का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप्पे हाँकता रहे। नन्नों के चेहरे की सुध आते ही एक रस सूज झटके से टूट जाता। सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनुगूंज झंझना उठती। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी उसकी लपेट में। सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियां तक उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिश्री लाल दालान में सो जाता और राम सुभग बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्नो घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निबोरियों से लद जाता, वह ढेर सी निबोरियां तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़कर ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक ऐपन की पुत्री मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थी। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खड़खड़ाया। देखा, सामने राम सुभग खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भौजी, वह पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्नो उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी में पानी ढालकर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुभग को कि उसने गिलास के साथ ही नन्नो की बाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके के साथ बाह कांपी और सांप की तरह ऐंठकर सुभग के हाथों से छूट गई। गिलास धब्ब की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्नो सांपिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाह पकड़ी होती। तब तो स्वांग किया था, दूसरे के एवज तने थे, सूरत दिखाकर ठगहारी की थी। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें यह देने आया था। राम सुभग ने रुमाल निकाला जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है यह? नन्नो ने गुस्से में ही पूछा। मुंह दिखाई के रुपये हैं, कई बार सोचा देने को पर दे ना सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां, दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। उसी दिन वह अपने गांव चला गया।
2 महीने बीत गए, राम सुभग का कोई समाचार ना मिला। मिश्रीलाल कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्नों को चुप देख 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी चीजें राम सुभग ही खरीद कर लाता था। उसके ना होने से मिश्रीलाल को बहुत तकलीफ होती। किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले से सामान तो मंगवा लेता, पर चीजें मन माफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीजें खरीदने में उसे काफी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वह घर पर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्नों ने आम के पत्ते पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाई, पर ताप कम न हुआ। पीड़ा के मारे वह छटपटाता रहा। नन्नों घर से निकलती ना थी, किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुभग के गांव भेजा, कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आवे। 3-4 घड़ी रात गए। राम सुभग मिश्रीलाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चीत्कार गूंज रही थी। बाहर मिश्रीलाल का शव रखा था। नन्नो विधवा हो चुकी थी। राम सुभग मिश्रीलाल के क्रियाकर्म में लगा रहा। नन्नो से कुछ कहने की उसे फुर्सत ही ना मिली। कभी सामने नन्नो दिख भी गई तो उसमें इतना साहस ना हुआ कि सांत्वना के 2 शब्द भी कह सके। कांच की चूड़ियां भी किस्मत का अजीब खेल खेला करती हैं। नन्नो जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये जबरदस्ती उसके हाथों में पहनाई गई, और अब जब वह इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने जबरदस्ती हाथों से उतरवा दिया। कार परोजन के घर में इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि नन्नो बैठ जाती, परंतु कभी कभी दोपहर में 2-1 घड़ी की फुर्सत मिलती तो वह अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठी हुई चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुभग उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि काम काज के बीच में ही नन्नों की वे तिरती आंखें उसके हृदय को बेधने लगती। आंगन में इधर उधर आने जाने में वह घबराता, कहीं नन्नों पर नजर न पड़ जाए, इसलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वह बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहा। क्रियाक्रम बीत जाने पर वह घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाता। खाली रहा तो गांव में किसी के दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता। कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई। पानी सूख गया। बादलों का घिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसी ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट पड़ी ही ना हो, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही ना हो। उस दिन चमटोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनों को हमेशा यह गादी लगती। बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं में सजा कर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरोटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। गांव की औरतें, बूढ़े बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जो तुम बांधे मोह फांस हम, प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन की जतन करहु, हम छूटे तुम आराधे। जो तुम गिरवर तऊ हम मोरा, जो तुम चंदा हम भये हैं चकोरा। माधव तुम तारो तो हम नहीं तोरई, तुम सो तोर कवन सो जोरई। काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्नो लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रही। जो तुम तोरऊ तो हम नहीं तोरई, वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दालान का दरवाजा राम सुभग ने बंद कर रखा था। साकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाजा खोला। इतनी रात को इस तरह तुम्हारा गली गली घूमना ठीक नहीं है भौजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे। राम सुभग दरवाजा बंद करते हुए बोला। नन्नों ने और कुछ न कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ।
नन्नो एक झटके के साथ घूमी। राम सुभग के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थी मानो बेध कर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला, जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूँ। खबरदार फिर कभी आंख दिखाई तो। राम सुभग माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुभग की चिट्ठी आई है कि वह कलकत्ते से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्नों ने कैसे बिताए। राम सुभग उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्नों की आंखें सूज गई। मेरा कोई ना होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूँ। वह अपने को धिक्कारती, कलपती, कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने भर चली गई थी। कौन नहीं गई थी वहां? मैंने क्या कर दिया था ऐसा? हाँ, गलती जरूर थी। मैं विधवा हूँ। उस सब तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या? दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो, सुबह से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में यह मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी? चुप रह। नन्नों ने उसे बरस दिया था। दूसरे ही क्षण वह शर्म से गड़ गई थी। जाने क्यों लोग मन के छुपे राज को भांप लेते हैं। जिसे जितना छिपाओ उसे उतना ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दूल्हा हाथ न आएगा। वह जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने तो उसी को देखा था। मिश्री लाल से तो ब्याह धोखे से हुआ। मैं कहती हूँ चुप कर। नन्नों की आंखें डबडबा आई। मेरी जिनगानी में धोखा ही लिखा है तो उसे कौन मेट सकता है। कमारी सक पकाकर चुप हो आई। आंसुओं की धार संभालना उसके वश के बाहर था। वह चुपचाप दरवाजा भेड़कर चली गई। नन्नो चाची, नन्नो चाच। दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्नो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे? यह देखो किसना बेल लेकर भाग रहा है, जन्नू ने हकलाते हुए कहा। वह ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा, भाग रहा है तो भागने दे। तू भी ले और भाग यहाँ से। हल्ला मत मचाओ यहाँ। लड़के जेबों में बेर भर खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्नू ने दरवाजा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ते की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्नू आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। झिलंगी चारपाई थी, मूंज की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब लगती। हवा पहले जैसी सर्द ना थी। हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्नों के खुले हुए काले बाल सिराने की पाटी से जमीन तक लटके हुए थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेरे की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। साकल खड़की। भौजी, सुबह 5 साल के बाद लौटा था। नन्नों ने दरवाजा खोला। सुबह था सामने। अंधेरे में वह उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज सन्नाटे में उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुबह आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया था। खा पीकर राम सुबह जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींचकर नन्नो उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सुध ली। नन्नो ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? नहीं तो, राम सुबह बोला। 5 साल तक तो भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफ़ी मांग लें, पर हिम्मत ना हुई।
अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही जाऊं। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिस्री भैया की खुशी के लिए ही, पर कसूर तो है ही, चाहे वह जैसे भी मन से हो। राम सुभग ने जमीन पर देखते हुए कहा, मेरे कसूर को तुम ही माफ कर सकती हो। कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वह मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था। मालूम तो उन्हें तभी हो गया जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले से जान लेते हैं। जिनके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमजोर है उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर के लिए जो चाहिए वह बाबू कहाँ से लाते। इसमें तुम तो एक बहाना बन गई। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्नों ने आंचल से आंखें पोंछ ली। राम सुबह बेवकूफ की तरह आंखें फाड़कर अंधेरे में नन्नों को देखता रहा। अच्छा बाबू, थके हो, सवेरे फिर बातें कर लूंगी। नन्नों उठकर अपने घर में चली गई। राम सुबह 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही वह 2-1 बार गांव में घूमने गया। दिन रात नन्नों से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ते की, बाप की, माँ की, भाइयों और भौजाइयों की। नन्नों राम सुबह को एकदम बदली हुई लगती। उसकी आंखों में अब वह पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वह एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्नों को इस नए रूप में देखकर सुबह की मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या यह सब हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्नों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वह आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्नों भी तो ऐसी पहले ना थी। आज नन्नों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं। रैदास के गीत की वह पंक्ति न जाने फिर क्यों बार बार याद आने लगी है। जो तुम तोड़ो तो हम नाही तोड़े, तुम सो तोड़ कवन सो जोड़ई। वह खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुबह को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वह कुछ खुल के कहेगी। इसी आशा के उस दिन सुबह ही सुबह ने कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। राम सुबह इस उत्तर से कुछ समझ ना सका। वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुबह तैयार हुआ तो नन्नों अपने घर में से निकल कर आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्नों ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुबह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुबह काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दे दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखी सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे पर ले लिया। मैं कमजोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पांव बांध देता है लाला, इसी से लौटा रही हूँ, बुरा ना मानना। राम सुभग ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्नो उसका जाना भी देख न सकी। आंखें जल में तैर रही थी। दिए की लौ जटा मासी के फूल की तरह कई फाकों में बट गई। नन्नो ने किवाड़ तो बंद कर लिया, पर साकल न चढ़ा सकी। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।